आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित इस शिक्षण कार्य में आप सबका स्वागत है। कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 2 संसाधन के रूप में लोग भाग 21। संसाधन किसे कहते हैं? तो जिन वस्तुओं के द्वारा मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है उसको संसाधन कहा जा सकता है। अब संसाधन के रूप में लोग कैसे हैं? तो इस पाठ में जनसंख्या की अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में व्याख्या करने का प्रयास किया जाता है। जब मनुष्य को शिक्षा के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा और चिकित्सा सेवाओं में निवास किया जाता है तो वही जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाता है। और वास्तव में मानव जो पूंजी है, कौशल और उसमें जो निहित उत्पादन के ज्ञान है, उसका एक स्टॉक है। संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादक कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है। उत्पादक पहलू की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना एक सकल राष्ट्रीय उत्पाद के निर्माण में उनके योगदान की क्षमता पर बल देता है। जिस प्रकार से दूसरे संसाधनों की तरह ही जनसंख्या भी एक संसाधन है, एक मानव संसाधन है। ये विशाल जनसंख्या का एक सकारात्मक पहलू है जिससे प्राय उस समय अनदेखा कर दिया जाता है जब लोग इसके नकारात्मक पहलुओं की तरफ देखते हैं। जैसे इतनी बड़ी जनसंख्या हो गई तो भोजन की समस्याएं आ जाएगी, शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं आ जाएगी। उस समय इसके सकारात्मक पहलू को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन जब इस विद्यमान मानव संसाधन को और अधिक शिक्षा और स्वास्थ्य और सेवाओं के द्वारा विकसित किया जाता है तब इसे एक मानव पूंजी निर्माण कहा जाएगा, जो कि भौतिक पूंजी निर्माण की तरह ही देश की जो उत्पादक शक्ति है उसमें ये वृद्धि करेगा। क्योंकि जब मनुष्य शिक्षित हो जाएगा, इस मानव पूंजी में शिक्षा का, प्रशिक्षण का और स्वास्थ्य सेवा के द्वारा जब निवेश किया जाएगा तो भौतिक पूंजी की तरह ही ये भी इसका प्रतिफल देता है। क्योंकि अधिक शिक्षित या बेहतर प्रशिक्षित लोगों की उच्च उत्पादकता के कारण होने वाली अधिक आय और साथ ही अधिक स्वस्थ लोगों की उच्च उत्पादकता के रूप में इसको देखा जा सकता है। उच्च आय से न केवल अधिक शिक्षित और अधिक स्वस्थ लोगों को लाभ होता है, अपितु समाज को भी अप्रत्यक्ष रूप से लाभ होता है। क्योंकि जब अधिक शिक्षित या अधिक स्वस्थ जनसंख्या का लाभ उन लोगों तक पहुंचता है जो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से उतने शिक्षित नहीं है या उतनी स्वास्थ्य सेवाएं उन्हें प्रदान नहीं की गई है। वास्तव में मानव पूंजी एक तरह से अन्य जो संसाधन हैं जैसे भूमि और भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है। कैसे है? क्योंकि भौतिक पूंजी है वह अपने आप में उपयोगी नहीं हो सकती, उसको मानव संसाधन के द्वारा ही उपयोगी बनाया जा सकता है। और मानव जो संसाधन है वही भूमि और पूंजी का उपयोग कर सकता है और वो ही अपने विवेक के माध्यम से, अपने प्रशिक्षण के माध्यम से, अपने स्वास्थ्य के माध्यम से इसको उपयोगी बना सकता है। जब मनुष्य स्वयं शिक्षित होगा तो उसमें ज्ञान में वृद्धि होगी, शिक्षित होगा तो उसके माध्यम से वो किसी भी कार्य को सही रूप से अच्छी तरीके से कर पाएगा। और उसके कारण जब उसका स्वास्थ्य भी अच्छी तरीके से काम होगा तो वह उससे उसको व्यक्तिगत रूप से तो लाभ होगा ही, उसकी आय भी बढ़ेगी और जिसके कारण देश की जो उत्पादन क्षमता है उसमें भी वृद्धि हो जाएगी। पिछले अनेक दशकों से भारत में विशाल जनसंख्या को एक परिसंपत्ति की अपेक्षा एक दायित्व माना जा रहा है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एक विशाल जनसंख्या देश के लिए दायित्व ही हो। मानव पूंजी में निवेश के द्वारा इसको एक उत्पादक परिसंपत्ति में बदला जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए सबके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य, आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके हुए उसमें औद्योगिक और कृषि श्रमिकों के प्रशिक्षण, उपयोगी वैज्ञानिक अनुसंधान आदि पर संसाधनों के व्यय के द्वारा इसको ठीक किया जा सकता है। जैसे इसमें 2 उदाहरण हैं के माध्यम से हम अध्ययन करेंगे कि लोग अधिक उत्पादक संसाधन बनने का प्रयास
कैसे कर सकते हैं, आइए हम इसमें देखते हैं कि मानव संसाधन क्या है। क्या ये भूमि अथवा श्रम के समान है या ये उससे अधिक है? मानव पूंजी क्या है? क्या ये रुपया, पैसा अथवा डॉलर के समान है या उससे अधिक है? हाँ, मानव संसाधन, भूमि और श्रम और पूंजी सबसे अधिक उपयोगी है, क्योंकि इसी के उपयोग करके हुए अन्य को उपयोगी बनाया जा सकता है। यही मानव पूंजी है। जब उन्होंने शिक्षा के रूप में उपयोग में लिया तो विभिन्न प्रकार के पैसों के माध्यम से उन्होंने संसाधन के रूप में उसका उपयोग हो गया। कहीं वो शिक्षक के रूप में है, कहीं चिकित्सक के रूप में है, कहीं वो इंजीनियर के रूप में है, कहीं वो व्यवसाय के रूप में है, सिलाई का कार्य कर रहा है। इस प्रकार से उन्होंने शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से स्वयं को एक पूंजी के रूप में, संसाधन के रूप में धारण किया है। आइए इसमें हम पहले देखते हैं शकल की कहानी। तो दो मित्र है, विलास और शकल, एक ही गांव सेमापुर में रहते थे। शकल की आयु 12 वर्ष की थी। उसकी माँ शीला घर का कामकाज देखती थी। उसके पिता बूटा चौधरी खेत में काम करते थे। शकल के घर के कामकाज में अपनी माँ की मदद करता था। वह अपने छोटे भाई जीतू और बहन सीतू की भी देखभाल करता था। उसके चाचा श्याम ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी, लेकिन वह घर में बेकार बैठा रहता था क्योंकि उसे कोई नौकरी नहीं मिली। बूटा और शीला चाहते थे कि उसका बेटा शकल पढ़े लिखे। वे उस पर गांव के स्कूल में नाम लिखवाने के लिए जोर देते थे, जिसमें उसने शीघ्र प्रवेश प्राप्त कर लिया। वहां उसने पढ़ना भी शुरू कर दिया और उच्चतर माध्यमिक की परीक्षा भी पास कर ली। उसके पिता ने उसे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए राजी भी कर लिया। उन्होंने शकल के लिए कंप्यूटर के व्यावसायिक कोर्स में अध्ययन के लिए कर्ज लिया। शकल प्रतिभाशाली था और आरंभ से ही पढ़ाई में उसकी रुचि भी थी। उसने बड़े लगन और उत्साह से अपना कोर्स पूरा कर लिया और कुछ समय के पश्चात उसे एक प्राइवेट फर्म में नौकरी भी मिल गई। उसने एक नए प्रकार के सॉफ्टवेयर को डिजाइन भी किया और इस सॉफ्टवेयर से फर्म को अपनी बिक्री बढ़ाने में सहायता मिली। उसके बॉस ने उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर के उसको पदोन्नति दे दी। ये तो उसके एक दोस्त शकल की कहानी, जिसमें वो दिखाता है यहाँ शकल और विलास, उन दोनों की कहानी है, जिसमें ये इस रूप में खड़े हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति अपने आप को सकते हैं। दूसरा जो मित्र है विलास, उसकी कहानी देखते हैं कि ये 11 वर्ष का एक लड़का है और वह शकल के ही गांव में रहता था। विलास के पिता महेश एक मछुआरे थे। विलास जब 2 वर्ष का था तो उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। उसकी माँ गीता ने मछलियाँ बेचकर अपने परिवार को पाला पोसा। वह जमींदार के तालाब से मछलियाँ खरीदती और निकट की मंडी में ही बेचती थी। वह मछलियाँ बेचकर एक दिन में केवल 150 रुपये कमा पाती थी। विलास गठिया का रोगी बन गया। उसकी माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उसे किसी डॉक्टर को दिखा पाती। वह स्कूल भी नहीं जा सका। उसकी पढ़ने में रुचि भी नहीं थी। वह खाना पकाने में अपनी माँ की मदद करता था तथा अपने छोटे भाई मोहन की भी देखभाल करता था। कुछ समय के बाद उसकी माँ बीमार पड़ गई और उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। परिवार में उनकी सहायता करने वाला भी कोई नहीं था। विलास भी अपने गांव में मछलियां बेचने के लिए बाध्य हुआ और अपनी माँ की तरह वह भी कम ही कमा पाया। इस प्रकार से हमने देखा कि शकल और ये विलास दोनों की कहानियों को देखा। दोनों के पूर्वजों में देखा कि अध्ययनरत शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन दोनों मित्रों ने प्रारंभिक पढ़ाई प्रारंभ की, लेकिन एक तो फिर अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के अनुसार पढ़ नहीं पाया, जिसके कारण उसकी जो आय है वह अपने पूर्वजों की तरह उतनी ही बनी रही थी, उसका आगे विकास नहीं हो पाया। लेकिन दूसरा जो शकल था वह उसने अपनी आगे पढ़ाई भी जारी रखी और अपने हुनर के दम पे वो और आगे बढ़ता गया। तो इस प्रकार से वह शकल स्कूल गया, विलास स्कूल नहीं गया। शकल शारीरिक रूप से भी हष्ट-पुष्ट और स्वस्थ था क्योंकि उसको शिक्षा भी मिल गई और स्वास्थ्य भी अच्छा हो गया। उसे बार बार डॉक्टर के पास में भी जाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी थी। दूसरी तरफ देखते हैं तो विलास है वो गठिया का रोगी था। उसके यहाँ डॉक्टर के पास जाने के साधन भी नहीं थे। शकल ने तो कंप्यूटर की डिग्री भी प्राप्त की। शकल को एक प्राइवेट फर्म था, उसमें नौकरी भी मिल गई अपने हुनर के दम पर। विलास वही काम करता था जो उसकी माँ शुरुआत से करती थी।
अब इसलिए वह अपनी माँ की तरह ही परिवार को पालने पोसने के लिए उसकी आय भी बहुत कम पड़ रही थी। शकल के मामले में कई वर्षों की शिक्षा ने उसके श्रम की गुणवत्ता बढ़ा दी। इससे उसकी जो कुल उत्पादकता थी उसमें भी वृद्धि हुई। कुल उत्पादकता देश की समृद्धि में भी योगदान देती है और व्यक्ति का तो जीवन स्तर और उसकी आय वृद्धि होती है। इसके बदले में व्यक्ति को वेतन के रूप में या उसके पसंद के किसी दूसरे रूप में भी उसको लाभ मिलता है। विलास को उसके जीवन के आरंभिक भाग में कोई शिक्षा या स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल सकी। वह अपनी माँ की तरह ही मछलियाँ बेचकर जीवन यापन करता रहा, इसलिए वह अपनी माँ की तरह ही अकुशल श्रमिक का वेतन पाता था। लेकिन मानव संसाधन में शिक्षा और चिकित्सा सेवा के द्वारा निवेश से भविष्य में इसके उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं। लोगों में ये निवेश भूमि और जो पूंजी निवेश है इसी की तरह ही उसमें शिक्षा और चिकित्सा का निवेश होता है। एक बच्चा भी जिसकी शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश किया गया है भविष्य में उच्च आय और समाज को वृद्ध योगदान के रूप में वह ज़्यादा प्रतिफल दे सकता है। ये भी देखा जाता है कि शिक्षित माँ बाप अपने बच्चों की शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्वयं भी वो शिक्षा के महत्व को उन्होंने अनुभव किया। वे उचित पोषण और स्वच्छता के प्रति भी सावधान रहते हैं। इसी प्रकार वे अपने बच्चों को स्कूली शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखते हैं। इस तरह इस मामले में एक अच्छा चक्र बन जाता है। इसके विपरीत देखते हैं कि जहाँ व्यक्ति स्वयं भी अशिक्षित हो और अस्वच्छता हो और सुविधाओं से वंचित रह रहा हो, ऐसी स्थिति में रहने वाले माँ बाप एक दुष्ट चक्कर बना लेते हैं और अपने बच्चों को भी अपनी तरह ही उन सुविधाओं से वंचित रखने की स्थिति में ही रहते हैं। आप जापान जैसे देश का उदाहरण दे दीजिए, वहाँ मानव संसाधन पर बहुत अधिक निवेश किया जाता है। उनके पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं होता है। ये विकसित धनी देश है आज दुनिया में। वे अपने देश के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनका दूसरे देशों से आयात करते हैं। वे धनी और विकसित कैसे बने? उन्होंने लोगों में विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश किया। उन लोगों ने भूमि और पूंजी जैसे अन्य संसाधनों का कुशल उपयोग किया। इन लोगों ने जो कुशलता और प्रौद्योगिकी की उसी से ये देश धनी और विकसित बन गए। इसलिए अब आता है पुरुष और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप। तो हमने पहले की दो ऐसे प्रसंग पढ़े, विलास और शकल की तरह। तो ऐसे ही लोग विभिन्न क्रियाकलापों में लगे रहते हैं। इसमें देखा था कि जो विलास है वो मछलियां बेचता है और शकल को एक फर्म में नौकरी मिल गई। लेकिन विभिन्न जो क्रियाकलाप है उसको 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्रक जिसको कृषि क्षेत्रक भी कहा जाता है, जिसके अंतर्गत कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन और उत्खनन जैसी जो क्रियाएं आती है वो प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। द्वितीयक क्षेत्र जिसको उद्योग क्षेत्र कहा जाता है, जिसमें विनिर्माण आता है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र की वे वस्तु है जिसको उपयोग के योग्य बनाया जाता है वह द्वितीयक क्षेत्र में आता है। और तृतीयक क्षेत्र जिसको सेवा क्षेत्र कहा जाता है, जिसमें व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन सेवाएं ये सब इसमें शामिल होते हैं। इसलिए तृतीयक सेवा क्षेत्र किसी भी देश में सबसे ज़्यादा लोग यदि तृतीयक सेवा क्षेत्र में लगे हुए हैं तो वह देश उतना ही विकसित माना जाएगा, जैसा कि हमने पहले जापान के उदाहरण में पढ़ा था। और जिस देश में प्राथमिक क्षेत्र में लोग जितने लगे रहेंगे वह देश उतना ही पिछड़ा हुआ माना जाएगा। तो इस क्षेत्र में क्रियाकलाप के परिणाम स्वरूप वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है और ये क्रियाकलाप ही राष्ट्रीय आय में मूल्य वर्धन करते हैं। ऐसी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती। अब आर्थिक क्रियाएं के 2 भाग होते हैं, एक तो बाजार की क्रिया और दूसरी गैर बाजार क्रिया। बाजार की जो क्रिया होती है उसमें वेतन या लाभ के उद्देश्य से क्रियाएं की जाती है और उसके लिए उनको पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। जो भी काम करता है बदले में उसको मेहनताना मिलता है। इनमें सरकारी सेवा सहित जो वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है वह भी बाजार क्रियाओं में आता है।
और गैर बाजार क्रियाओं का अभिप्राय ऐसी चीज़ें जो उत्पादन करते हैं लेकिन उसका उपयोग स्वयं के उपभोग के लिए होता है। इसमें प्राथमिक उत्पादों का उपभोग और प्रसंस्करण तथा अचल जो संपत्तियां हैं का स्वले का उत्पादन इसमें आता है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से परिवार में महिलाओं और पुरुषों के बीच में भी श्रम का विभाजन होता है। हमारा इतिहास ऐसे रही, संस्कृति ऐसी रही है। आमतौर पर ये विभाजन किया रहता है काम का कि महिलाएं होगी वो घर का काम काज देखेगी, पुरुष है वो खेतों में काम करेंगे, शकल की माँ है वो शीला है वो खाना पकाती है, बर्तन साफ करती है, कपड़े धोती है, घर की सफाई करती है और अपने बच्चों की देखभाल करती है। शकल के पिताजी बूटा है वो खेतों में काम करते हैं, उपज होती है उसको बाजार में बेचते हैं, परिवार के लिए धन कमाते हैं। शीला की परिवार के पालन पोषण के लिए जो सेवाएं प्रदान करती है उसके लिए कोई उसको भुगतान नहीं किया जा सकता है। बूटा धन कमाता है, परिवार के पालन पोषण पर खर्च करता है। परिवार के लिए दी गई सेवाओं के बदले महिलाओं को किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जा सकता है। उनकी सेवाओं को राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता क्योंकि उसके बदले किसी भी प्रकार की उनको कोई आय नहीं होती है। विलास की माँ गीता है वो मछली बेच करके आय कमाती है। इस तरह महिलाओं को उनकी सेवाओं के लिए तब भुगतान किया जाता है जब वे श्रम बाजार में प्रवेश करती है। उनके पुरुष सहयोगी की तरह ही उनकी आय, उनकी शिक्षा और उनके कौशल के आधार पर निर्धारित की जाती है। जो महिलाएं जितनी अधिक पढ़ी लिखी होगी, शिक्षित होगी, इसलिए उनका जो मेहनतन है बढ़ता जाएगा। तो शिक्षा है वो व्यक्ति के उपलब्ध आर्थिक अवसरों के बेहतर उपभोग में सहायता करती है। शिक्षा और कौशल बाजार में किसी व्यक्ति के आय के प्रमुख निर्धारक होते हैं। उसी के आधार पर व्यक्ति का निर्धारण किया जाता है कि कोई भी कार्य करने के प्रति उसका कुशलता कितनी है और कितना वो शिक्षित है। अधिकांश जो महिलाएं होती है उसके पास शिक्षा और कौशल दोनों निम्न स्तर के होते हैं पुरुषों की तुलना में, इसलिए महिलाओं को बहुत कम पारिश्रमिक दिया जाता है। अधिकतर महिलाएं काम करती है, ऐसा काम करती है जहाँ नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं होती और कानूनी सुरक्षा भी नहीं होती, और उनका जो रोजगार होता है वो भी अनियमित और निम्न आय होता है और इसलिए वो हमेशा पिछड़े हुई रहती है। इस क्षेत्र में न तो उनको कोई प्रसूति का अवकाश मिलता है, न शिशुओं की देखभाल होती है, न अन्य कोई सामाजिक सुरक्षा तंत्र जैसी उनको सुविधाएं मिलती है। फिर भी उच्च शिक्षा और जो उच्च कौशल वाली महिलाएं उनको पुरुषों के बराबर वेतन मिलता है। संगठित क्षेत्र में शिक्षण और चिकित्सा उन्हें सबसे अधिक आकर्षित करते। कुछ महिलाओं ने सामान्य नौकरियों के अलावा प्रशासनिक और अन्य सेवाओं में भी प्रवेश किया। आज के समय में हम देखते हैं जिसके कारण उनकी जो आय का जो स्तर है वो भी बढ़ा है, जिनमें वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सेवा के उच्च स्तर की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार से जो किसी भी व्यक्ति की जो कुशलता बढ़ती है वह शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से ही उनमें कौशल आता है। इस प्रकार से कुशलता से ही व्यक्ति का विकास होता है। आइए अब हम प्रश्नोत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, मानव संसाधन भूमि और भौतिक पूंजी जैसे अन्य संसाधनों से भिन्न कैसे हैं? दूसरा प्रश्न है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से कार्य आते हैं? तीसरे के अंतर्गत है, आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती है? चौथा और अंतिम प्रश्न है, संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हो? धन्यवाद। आज का पाठ यहीं तक। अगले अंक का फिर इंतजार। नमस्कार।